Hello, good morning everyone. So in the second part of video of chapter 11, that is biotechnology principle and processes, we are going to discuss the first tool which is used in genetic engineering, that is enzyme. हमने यहाँ पर बात की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को मैनिपुलेट करना, ऑल्टर करना या चेंज करना, वही आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जीन्स की ऑल्ट्रेशन या मैनिपुलेशन या चेंजेस जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो, यूजफुल हो। सो बच्चा वहां पर हमने बात की थी कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं यानी कि जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं तो वहां पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं और उसी में सबसे पहला स्टेप आपका था टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट डिजायर जीन जो है आपका, जो भी जीन या जो भी करेक्टर आप अपने क्रॉप में या ऑर्गेनिज्म में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, उस करेक्टर के लिए आपको जीन पहले कहीं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डिजायर जीन आइसोलेट करना है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग व्हाट, एंजाइम्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन आइसोलेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर क्या, एंजाइम। तो यहाँ पर फॉर दिस we use special enzymes in genetic engineering। आज हम उन्हीं एंजाइम्स को जो है स्टडी करेंगे कि एक जीन के आइसोलेशन के लिए आपको किस एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चा इन्हीं एंजाइम्स में सबसे पहला आपका एंजाइम आता है, दैट इज लाइसिंग एंजाइम्स। एज द नेम सजेस्ट, lysing enzymes, they are the special kind of enzyme which are used to dissolve the cell membrane and cell wall so that we can reach up to the gene। देखो आपका जो जीन है वो किसी सेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जीन। अब आपको ये डिजायर जीन आपका आइसोलेट करना है तो आपको इस तक पहुंचना भी पड़ेगा। अब इस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड इफ दिस सेल इज ऑफ प्लांट और फंगस तो यहाँ पर आपके फिर सेल वॉल भी होगी। तो आपको देखो इस सेल वॉल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने डिजायर्ड जीन तक रीच कर पाते हो। तो यहाँ पर लाइसिंग एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं विच आर यूज्ड टू डिसॉल्व द मेम्ब्रेन सो दैट वी कैन रीच अप टू अवर डिजायर्ड जीन। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट लाइसिंग एंजाइम्स आर व्हाट, these are enzyme used to dissolve cell membrane, dissolve cell wall and cell membrane to reach up to desired gene। डिजायर जीन तक पहुंचने के लिए आपको जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को क्या करना पड़ा, डिसॉल्व करना पड़ा। उसके लिए हम लाइसिंग एंजाइम्स को यूज करें। नाउ सी, अगर आपका सेल जो है दैट सेल इज अ प्लांट सेल, अगर आपका प्लांट सेल है तो वहां पर आप कौन से लाइसिंग एंजाइम या सिंपली हम इन लाइसिंग एंजाइम को लाइसोजाइम भी बोल सकते हैं, लाइसोजाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन से लाइसोजाइम का यूज करना पड़ेगा। एज यू नो, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से।
ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से, एंड सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एंजाइम सेल्यूलेज। देन आते हैं सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद, इसके अलावा सेल वॉल के अंदर आपका पैक्टिन भी डिपॉजिट होता है कई जगह पर, हेमी सेल्यूलोज भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, आप यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम्स भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है हेमी सेल्यूलेज एंजाइम की। देन आफ्टर डिसॉल्विंग द सेल वॉल we will reach up to the cell membrane। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है एंड लिपिड से बनी हुई है। तो लिपिड्स को डिसॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा क्या, लाइपेज। लाइकवाइज प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रोटीएजेस की। ओके, सो दीज आर द एंजाइम्स वी आर यूजिंग इन केस ऑफ प्लांट सेल। अगर आपका सेल फंगस है, ठीक है, आपको फंगस से कोई जीन आइसोलेट करना है, तो यहाँ पर फंगस की जो सेल वॉल होती है बच्चा, वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी होती है। एंड टू डिसॉल्व काइटिन वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड काइटिनेज एंजाइम। लाइकवाइज उसकी मेम्ब्रेन्स कहीं पर भी, सेल मेम्ब्रेन में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, सेम होता है। तो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी किसकी, लाइपेजेस की एंड प्रोटीएजेस की। ओके, नाउ अगर आपका सेल जो है ये आपका सिंपल, अच्छा बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए हम सिंपल टर्म यहाँ यूज करते हैं। बैक्टीरियल में आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है जो सेल वॉल होती है। सो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम यहाँ नाम डायरेक्ट यूज करते हैं लाइसोजाइम, एंड इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। अगर वन वर्ड में आपका क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए आप किस एंजाइम का यूज करेंगे, तो वी आर यूजिंग लाइसोजाइम, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पर लाइपेजेस का यूज करेंगे एंड प्रोटीएजेस का यूज करेंगे। ओके, so this is how we can reach up to our desired gene। हम अपने desired gene तक क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइसोजाइम के बाद आपका जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइजिंग एंजाइम के बाद जो नेक्स्ट एंजाइम हमें रिक्वायर होता है दैट इज न्यूक्लियेजेस एंजाइम। यानी कि अब देखो आप क्या कर गए हैं, आप यहाँ पर सेल वॉल को पेनिट्रेट कर गए और सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने इन एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पर ब्रेक कर दी। अब आप आए हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के पास, और जेनेटिक मटेरियल तो बहुत ह्यूज है, आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए, दिस वन। ओके, तो मुझे अपने यहाँ पर जीन को निकालना है, और ये सारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इस न्यूक्लिक एसिड को निकालने के लिए, इस न्यूक्लिक एसिड से एक छोटा सा पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं न्यूक्लियेजेस एंजाइम। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो एंजाइम हम स्टडी करेंगे, सेकेंड कैटेगरी, दैट इज न्यूक्लियेजेस एंजाइम, या फिर हम इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपका न्यूक्लियेजेस फैमिली इंक्लूड की जाती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड एंजाइम दैट इज रेस्ट्रिक्शन enzymes। So these enzymes we are using to take off our desired gene from the nucleic acid or from the genetic material। So these enzymes are used to isolate desired gene from genetic material। ओके, एंड यहाँ पर आपका ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं फैमिली न्यूक्लियेजेस से। सो इट बिलोंग्स टू
ब्रॉड फैमिली हम कह सकते हैं न्यूक्लियेजेस, यानी कि कॉमनली इन्हें न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। न्यूक्लियेजेस आर द एंजाइम विच ब्रेक और विच एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करेंगे वो आपके न्यूक्लियेजेस है, या उसका ब्रेक डाउन करेंगे वो आपके न्यूक्लियेजेस है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियेजेस होते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बच्चा, ये आपके बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। सो दीज न्यूक्लियेजेस आर ऑफ 3 टाइप, एंड व्हाट आर दोज टाइप? The first one is exonucleases, then endonucleases, and then the next is restriction endonucleases. इसमें बेसिकली हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, we are using this restriction endonucleases. Now come to the first one, exonucleases. Exonucleases are those enzymes which cut the DNA at terminal end. एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। आपने पढ़ा है डीएनए आपका इस तरह का डबल स्ट्रैंड है। ओके, एक आपका 5 प्राइम 3 प्राइम एंड दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो वो आपके न्यूक्लियेजेस जो आपके टर्मिनल एंड्स पर कट करते हैं, दोज न्यूक्लियेजेस आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेजेस। एक्सो मतलब आउटसाइड की तरफ कट कर रहे हैं। सो these enzyme cut the DNA at terminal end। ये टर्मिनल एंड पर आपका कट करेंगे। वो टर्मिनल एंड 5 प्राइम भी हो सकता है, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, या वो टर्मिनल एंड 3 प्राइम भी हो सकता है, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टर्मिनल एंड पर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सोन्यूक्लियेसिस, अगर आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है तो या तो 5 प्राइम पे कट कर देगा या 3 प्राइम। ठीक है, बट अगर आपका डबल स्ट्रैंड जेनेटिक मटेरियल है और इससे आपको कहीं जीन आइसोलेट करना है, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं बच्चा, एक्सोन्यूक्लियेसिस आपके सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पर वर्क करेगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पर वर्क नहीं करता, ये सिर्फ डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पर ही कट लगाता है। सो दे एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पर ही ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। एंड जब ये एक्ट करेगा तो यहाँ पर अज्यूम करिए ये इससे यहाँ पर कट लगा दिया और इस वाले फ्रेगमेंट्स को हटा दिया, तो बच्चा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके बेसिस होते हैं ये फ्री हो गए। मान लीजिए यहाँ AGT है, ये बेस फ्री हो गए, और ये बेस यहाँ पर आपका किसी और, अगर यहाँ पर इन्हें छोटा सा फ्रेगमेंट मिल जाए डीएनए का, लाइक ये आपका कट लगाया, यहाँ से फ्रेगमेंट हट गया और ये मेरे बेसिस फ्री हो गए। ठीक है, अगर इन्हें कोई और इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गया डीएनए का, मान लीजिए ये स्ट्रैंड था TC और A, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर सकते हैं। यानी कि जब मैंने टर्मिनल एंड पर कट लगाया तो यहाँ पे एक फ्लैंग रीजन बना। ये जो रीजन है इसे मैं कहूंगी फ्लैंग। फ्लैंग मतलब ये आपका लटका हुआ रीजन है और यहाँ पर ये फ्री है कि ये किसी और स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि ये किसी और स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो इन एंड्स को मैं कोहेसिव या स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी की स्टिक हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और कोहेसिव भी जुड़ने के लिए हम कहते हैं। तो जब भी एक्सोन्यूक्लियेज आपका एक स्ट्रैंड पर अगर वर्क करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए के, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट हेयर दैट दे प्रोड्यूस sticky or cohesive
or cohesive ends having free hydrogen bond, या फिर आप कह सकते हैं having free nitrogenous base which can make hydrogen bond with other nitrogenous bases. तो मैं यहीं पर कर रही हूँ, अगर आपको ज्यादा इलेबोरेट करना है, लाइंस ऐड करनी है, तो आप यहाँ एड ऑन कर सकते हैं that they produce sticky or cohesive ends at the terminal end having free nitrogenous bases which can bind or make hydrogen bond with other nitrogenous bases. तो कोहेसिव एंड बनाते हैं तो यहाँ पर फ्री नाइट्रोजनस बेसिस कर देते हैं. ओके, एंड लास्ट आप इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई एम रबिंग द अपसाइड हियर. सो आप एक्सोन्यूक्लियस का डायग्राम जो है वो कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया. एक्सोन्यूक्लियस अगर आपका वर्क कर रहा है तो यहाँ आपको इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस इज द डबल डीएनए स्ट्रैंड. ओके, सो यहाँ पर ये आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए हैं. सो दिस रीजन इज स्टिकी एंड. ओके, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं किसी और के साथ. तो ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो यहाँ पर एंड्स पर आपका ये आपका कट लगाया है और ये एंड यहाँ से रिमूव होते ही ये क्या बन जाएगा, ये आपका स्टिकी एंड बन जाएगा. आप इस तरह से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया है. ठीक है, तो ये यहाँ पर TCA, ये फ्रेगमेंट आपका यहाँ से आउट हो गया है. ओके, आफ्टर द वर्क ऑफ एक्सोन्यूक्लियस. अब आते हैं सेकेंड, which is your endonuclease. तो endonuclease, as the name suggests, these enzymes cut the nucleic acid or DNA at any region apart or except the terminal end. टर्मिनल एंड्स को छोड़कर ये आपके डीएनए स्ट्रैंड में, लाइक दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम. तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है. ये एंडोन्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लिक एसिड इसे कट लगाएंगे टर्मिनल एंड्स को छोड़कर. अब वो कट आपका यहाँ पर भी लगा सकते हैं. ओके, या फिर वो कट आपका यहाँ पर हो सकता है सिर्फ एक ही डीएनए में लगाएं. तो ये एक डीएनए में भी कट लगा सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड पर भी कट लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन. देखो, अगर ये एक डीएनए में कट लगाता है तो फिर वही सिचुएशन बनेगी कि यहाँ पर आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अच्छा इसे हम ऐसे कर रहे हैं, ये आपका एक डीएनए पर इसने किया तो ये वाले रीजन में क्या हुआ, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए. यहाँ पर आप कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट जोड़ सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रैंड को इक्वली काट दे, यहाँ बराबर बीच से काटे, तो ये आपके जो एंड प्रोड्यूस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्लंट. ब्लंट मतलब कि यहाँ पर अब कोई आपका फ्री नाइट्रोजनस बेस नहीं जिसके साथ हम किसी और को बाइंड करा सके. ठीक है, यहाँ पर ये इसने बिल्कुल मिड में काटा तो यहाँ पर हमारे पास कटने के बाद बीच में कोई नाइट्रोजनस बेस फ्री ही नहीं है. तो पहला तो डेफिनेशन पर आ जाते हैं, दैट दीज एंजाइम cut the DNA fragment within its length, उसके लेंथ पर कहीं पर भी कट कर सकता है, एक्सेप्ट टर्मिनल एंड. एक्सेप्ट टर्मिनल एंड यानी कि टर्मिनल एंड्स को छोड़कर कहीं पर भी कट लग सकता है. ठीक है, डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कट लगाया अगर एंजाइम ने, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा. तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा अगर ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, यानी कि इट मे एक्ट ऑन सिंगल
सिंगल स्ट्रैंड पर अगर ये आपका कट लगाएगा तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड और ऑन बोथ स्ट्रैंड, या फिर ये दोनों स्ट्रैंड पर आपका क्या करेगा, कट लगाएगा, एंड जब दोनों पर लगाएगा तब ये बनाएगा ब्लंट एंड। ठीक है, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड में आपको यहाँ डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब स्टिकी एंड बनते हैं तो ये आपका यहाँ कुछ नाइट्रोजनस बेसेस फ्री होते हैं, और अगर इनको कोई फ्रेगमेंट मिल जाए तो ये उस फ्रेगमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो ब्लंट एंड होते हैं वहां पर आपका कोई नाइट्रोजनस बेस जो है वो फ्री ही नहीं है, और फ्री नहीं है तो किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर endonuclease they may act on single strand or they can cut the both strand of DNA, दोनों strand को भी cut कर सकता है। If they acting on the single strand then they are producing sticky end, and if they act on both the strand then it produce the blunt end। तो डायग्रामेटिकली आप दोनों तरह से यहाँ दिखा सकते हैं, ब्लंट एंड कब प्रोड्यूस होगा और स्टिकी एंड कब प्रोड्यूस होगा। एंड अल्टीमेटली हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बच्चा आप यहाँ पर पहली चीज अगर आपसे पूछी जाए किस न्यूक्लियेजेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज किया जाता है, सो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा एंजाइम कौन सा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। यहाँ पर क्या होता है, देखो है तो ये एंडोन्यूक्लियेजेस यानी कि आपका विद इन द न्यूक्लिक एसिड कट लगाएंगे, बट ये एक पर्टिकुलर साइट, रिस्ट्रिक्टेड साइट पर ही कट लगाते हैं, एंड दो साइट्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। So they cut the DNA at a specific sites called palindromic sequences. I have told you in genetics also कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आपके वो सीक्वेंसेस होते हैं जो 5 to 3 एंड 3 to 5 दोनों एंड्स पर, दोनों डीएनए स्ट्रैंड पर सेम रीड आउट हो, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से आपका सेम रीड आउट होने चाहिए। तो दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे आपका यूज किया जाता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, so palindromic sequences are fragments of DNA and या फिर हम कहे site on DNA which read same in forward and backward डायरेक्शन। ठीक है, या फिर आप सीक्वेंसेस ऑन डीएनए लिख सकते हैं, वो डीएनए के सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच रीड सेम इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जिसे हम कहते हैं इको R1। ठीक है, इको R1। तो इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो है बच्चा GAATTC। ये एक स्ट्रैंड हुआ। इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड जो हम देखें तो वो आपका है दिस वन। और देखिए अब इसे रीड करिए,
5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड पर सेम रीड आउट होना चाहिए। अब आप ये मत करना कि 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड आउट किया GAATTC और फिर कब हम 3 से रीड करेंगे। कभी भी डीएनए सेगमेंट को जब हम रीड करते बच्चा वो उसकी पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन में होता है, यानी कि स्ट्रैंड हमेशा 5 से 3 की तरफ बनता है, तो आप रीड हमेशा इस तरह करोगे, यानी जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो एक स्ट्रैंड पर तो भी GAATTC है, और जब आप दूसरे स्ट्रैंड पर बैकवर्ड आ रहे हो, ये लिखा ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों, तो दूसरे स्ट्रैंड पर जब आप दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5 प्राइम है, ये स्ट्रैंड की पोलैरिटी पहले वाले से अपोजिट है, लेकिन रीड हमेशा आप 5 to 3 ही करेंगे, तो ये भी GAATTC है और ये भी GAATTC है। और ये आपके जो होते हैं स्पेसिफिक साइट विद इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, यहाँ एग्जैक्ट करो जा विद इन पैलिंड्रोमिक, कि आपका यहाँ पर स्पेसिफिक साइट, जैसे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर स्पेसिफिक साइट पर कट लगाएगा, और आपका इको R1 जो होता है ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसे ये रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि ये एंडोन्यूक्लियस आपके स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज कर जिस उस स्पेसिफिक साइट को हम कह रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी विद इन एक स्पेसिफिक साइट कट लगाएगा। जैसे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसे रिकॉग्नाइज करेगा, और यहाँ पर हमेशा कट जो है वो GA के बीच में लगाता है, तो ये हमेशा इसको कट करेगा GA, यहाँ पर भी कट करेगा GA। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक साइट पर जो कट लगा रहे हैं वो आपके क्या है, वो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं बच्चा, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो यहाँ पर इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं पहले, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स टाइप्स। सो ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के हम बात कर रहे हैं टाइप, और टाइप में आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पहले मैं समझा देती हूँ और फिर हम बात करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस में टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसेस 1, देन restriction endonucleases 2 and restriction endonucleases 3। अब इनमें से आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑप्शन दिया हो कि इनमें से कौन सा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, आपको ऑप्शन में मिले एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3। तो इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने कहा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, और इनमें भी स्पेसिफाई कर देते हैं दिस वन, सो इट इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन में भी कौन यूज होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि पॉइंट हम ले चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूटिलाइज्ड जो होगा वो ना 1 होता है ना 3 होता है, वो सिर्फ कौन सा होता है, 2 होता है। देन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 1 है ये आपका 3 सब यूनिट्स से मिलकर बना है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 सब यूनिट्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 ये सिंपल होता है, एक ही इसकी यूनिट है, सिंपल है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 इट इज फॉर्म ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनको एक्टिवेट होने के लिए रिक्वायरमेंट फॉर
या कंडीशन फॉर वर्किंग क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पर आपका इसे चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन एटीपी, और ये रिकॉग्नाइज करता है आपका एस एडिनोसिन मिथ्योनिन को, ठीक है। सो इसे मैग्नीशियम आयन एटीपी एंड एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे आपका सिर्फ रिक्वायर होता है मैग्नीशियम आयन फॉर वर्किंग। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस 2, इसे भी आपका रिक्वायर होता है अगेन मैग्नीशियम आयन एटीपी एंड एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ठीक है। देन आपका यहाँ पर एक और डिफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं वर्किंग का इनका। सो ये आपके 1 और 3 ये डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट दे नेवर कट द डीएनए। और क्योंकि ये डीएनए पर कट नहीं लगा सकते, सिर्फ साइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी और को सिग्नल दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका रीजन है या ये साइट है और आप आ जाओ, ठीक है। तो ये दोनों आपका स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते, बट दे नेवर कट द डीएनए। जबकि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हमें तो डीएनए को कट करना पड़ेगा ना, तो ये आपका वो है जो स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज भी करेगा और फिर उस पर कट भी लगाएगा। बस यही रीजन है, ये दोनों कट नहीं लगाते हैं, इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूटिलाइज भी नहीं होते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो दैट दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट ऑन डीएनए बट नेवर कट इट, उसे कभी भी ये कट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट एंड कट इट, ओके, एंड दे रिकॉग्नाइज साइट बट नेवर कट इट, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और 3 दे बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ इनके यूनिट्स में, सब यूनिट्स में यानी कि इनके स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों आपके सेम है। और हमारे जो यूज में आता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 है, ओके। नाउ नेक्स्ट बच्चा, ये जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, इनके पास एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि इनके पास है ना 2 साइट्स होती हैं, ठीक है। एक इनके पास होती है एंडोन्यूक्लियस साइट जिसकी हेल्प से ये कट लगाते हैं, और एक इनके पास कंपोनेंट होता है मिथाइल ग्रुप, यानी कि आपका कोई भी एंडोन्यूक्लियस है, उस एंडोन्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, इन देयर स्ट्रक्चर दे हैव, in their structure they have 2 components। इनके स्ट्रक्चर में इनके पास क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या, एक कंपोनेंट तो होगा जो हम कह रहे हैं इसका एंडोन्यूक्लियस साइट which is used to cut the DNA and nucleic acid DNA at specific site, ठीक है। ये तो हो गया इसका एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब दूसरा यहाँ पर होता है मिथाइल ग्रुप। मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स में ही कि अगर आपके डीएनए पर किसी सीक्वेंस के साथ, मान लो ए जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, उसके ऊपर मिथाइलेशन हो जाए, यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए,
तो वो आपका जो है स्टेबलाइज हो जाता है और उस पर कोई भी आपका एंजाइम उसे कट नहीं कर सकता, उस पर एक्ट नहीं कर सकता। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, देखो आपका, क्योंकि मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ, देखो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, इस सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट ये एंडोन्यूक्लियस बाहर से जो आता है न्यूक्लियस या जीन जो आ रहा है, मैं आपसे कल कह रही थी कि हम जीन को कभी भी डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं कराते। रीजन यही है, किसी भी सेल में जब आप जीन को एंटर कराओगे तो उस सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियसेस या एक्सोन्यूक्लियसेस हैं और वो उस जीन को कट करना शुरू कर देंगे अगर इन्हें इनकी स्पेसिफिक साइट मिलती है। मान लीजिए इसकी स्पेसिफिक साइट थी ATG और यहाँ पर ATG के सीक्वेंस से तो ये इस पर एक्ट कर इस डीएनए को, इस जीन को काट देगा और जब जीन को काट ही देगा तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग आप क्या करोगे, आप जो डिजायर्ड जीन लाए थे वो तो कट गया है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये एंडोन्यूक्लियस बाहर से आने वाले न्यूक्लिक एसिड पर कट लगाते हैं अपनी स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज कर। बट ये एंडोन्यूक्लियस अपने ही डीएनए को क्यों नहीं काटते, इस डीएनए में भी तो कहीं ना कहीं ATG सीक्वेंसेस होगा, तो कभी भी कोई एंडोन्यूक्लियस अपने ही सेल के न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड नहीं करता। उसका रीजन क्या है, ये आपका एंडोन्यूक्लियस साइट यानी कि डीएनए को कट करने का काम करते हैं आउटसाइड या फिर हम कहें एलियन डीएनए पर। एलियन टर्म कहीं पर भी है ना बच्चा, अभी मैं डिजायर जीन यूज कर रही हूँ, डिजायर जीन की जगह आपकी बुक्स में कई जगह एलियन डीएनए लिखा होगा। एलियन डीएनए इज द सेम थिंग एज डिजायर जीन। कोई भी डीएनए आप बाहर से ला रहे हो, जैसे डिजायर जीन मैं किसी और से निकाल के ला रही हूँ, तो डिजायर जीन को ही आप एलियन डीएनए भी कह सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है एलियन डीएनए में, अपने डीएनए पर कट नहीं लगाएगा। अपने डीएनए को ये कैसे बचाता है, तो यहाँ पर अपने डीएनए को बचाने के लिए इसके पास होती है क्या, मिथाइल ग्रुप। ये क्या करता है, ये अपना जो कंपोनेंट है यानी अपना जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच कर देता है अपने डीएनए के साथ। मिथाइल ग्रुप इट अटैचेस with the DNA and make it stabilize, यानी कि जहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया वो उस जगह पर एक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एंडोन्यूक्लियस है, इस एंडोन्यूक्लियस की दो साइट है, एक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगी और दूसरी है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका एंडोन्यूक्लियस अपनी स्पेसिफिक साइट पर ही काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, तो आपको ये तो ड्रॉ नहीं करनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका बैक्टीरियल डीएनए है। तो इसने क्या किया, इसका ये जो मिथाइल ग्रुप था, ये अपना मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर देगा अपने डीएनए की उस स्पेसिफिक साइट पर जिस पर ये एक्ट करता है। यहाँ मिथाइल इसने ऐड करा दिया। अब इसने जब मिथाइल ऐड करा दिया तो ये इसकी साइट नहीं रही, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट नहीं रही, ये एक्ट करता था ATG पर और इसने अपना मिथाइल ग्रुप उस साइट पर डाल दिया और ये साइट अब मिथाइलेटेड हो गई है। तो मिथाइलेटेड पर जैसे हमने कहा था जो फर्स्ट मीथियोनिन आएगा जब हम स्टेबलाइज करते हैं एक्सॉन इंट्रॉन को हटाकर, जब हमने कैपिंग की तो कैपिंग में भी हमने मिथाइलेटेड ग्वानिन यूज किया ताकि उस एंड को कोई कट ना कर पाए, क्योंकि अगर हम खाली ग्वानिन यूज करते तो एक्सोन्यूक्लियस वहां वर्क कर सकता था, बट हमने मिथाइलेटेड ग्वानिन को यूज किया है। तो मिथाइलेटेड होने के बाद उस एंड पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, उसे काट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है अपने ही डीएनए में ताकि ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इस साइड पर ना दिखाए। और जब यहाँ पर कोई और, मान लीजिए आपका यहाँ पर बाहर से आपने कोई डिजायर जीन जो है ये डाला जिसके ऊपर ATG साइट थी, तो ये आपका डिजायर जीन यहाँ पर एंटर किया और इसकी ATG साइट मिलते ही इसने इसे रिकॉग्नाइज किया
और इस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर कट लगा दिया, तो अब ये डिजायर जीन आपका क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई बैक्टीरिया पर कोई बाहर से, जैसे हम कहते हैं ना बैक्टीरिया पर आपके वायरस पार्टिकल अटैक करते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज अगर अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कराता है तो वहां पर बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं कि वो उसके जेनेटिक मटेरियल पर इस तरह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो वायरस से खुद को बचाने के लिए इनके पास भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जितना पार्ट उस बैक्टीरियोफेज का इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसके न्यूक्लिक एसिड में वो तो रेप्लिकेट करेगा, लेकिन अगर एंडोन्यूक्लियस वर्क ना कर पाए, जरूरी नहीं है कि आते ही हमेशा ही रिकॉग्नाइज कर ले, ये तो प्रोबेबिलिटी है कि अपकमिंग डीएनए को, एलियन डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि ये हमेशा ही मतलब फास्ट रेट पर रिकॉग्नाइज कर उन्हें हमेशा कट कर ही देगा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़ा ह्यूज डीएनए बाहर से आया बैक्टीरियोफेज का, ये थोड़े से पोर्शन को रिकॉग्नाइज किया, इतनी देर में वो पूरा इनकॉर्पोरेट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ये एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं, मीन्स इनके पास दो साइट है और ये अपने ही डीएनए को क्यों नहीं कट करते, क्योंकि अपने ही डीएनए पर ये मिथाइल ग्रुप का एडिनेशन करके उसे स्टेबलाइज कर देते हैं और बाहर से एलियन डीएनए जब आएगा उस पर ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अब इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक और पॉइंट रह गया बच्चा, एंड वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, सो यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, सो यहाँ हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपका प्रोसेस जहां पर हम नाम देते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको R1, तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर है दैट इज नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, नेमिंग ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस, कि हम इन्हें इको R1, ये मैंने कहा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो एंडोन्यूक्लियसेस और वी कैन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एंजाइम को नेम कैसे दिया गया, तो कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम नाम लिखते हैं वो स्पेसिफिक मैनर में लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में लिखती हूँ इको R1, यहाँ पर जब भी आप लिखते हैं नाम, पहला अल्फाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एंजाइम को, देखो हर एंजाइम को किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से ही तो निकाला है, किसी ना किसी सेल से ही निकाला है, तो इस एंजाइम को किस जेनरा से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो ई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर जेनरा ऑफ एंजाइम जिससे इसे निकाला गया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है जेनरा को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ई यहाँ पर स्टैंड कर रहा है किसके लिए, एस्चीरिया के लिए। ठीक है, फिर जो सेकंड आपके दो अल्फाबेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज, जिससे कि इसे क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। स्पीसीज ऑफ एंजाइम कौन सी स्पीसीज से निकाला गया, तो जैसे यहाँ पर ये एस्चीरिया कोलाई की स्पीसीज से निकाला गया एंजाइम है। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, यानी अब एस्चीरिया कोलाई जो है, तो यहाँ पर भी बैक्टीरियल स्ट्रेन अलग अलग होती है, हर बैक्टीरिया में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है, तो आपका बैक्टीरिया एस्चीरिया कोलाई है, लेकिन दो इंडिविजुअल में जब थोड़ा सा चेंज आ जाए तो हम उन्हें अलग स्ट्रेन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन कौन सी है उसके बेसिस पर, जैसे इको R1 जो है वो निकाला गया है RY13 स्ट्रेन से, और आई ये जो रोमन नंबर है, दिस इज द रोमन नंबर, एंड ये रोमन नंबर ये रिप्रेजेंट करता है क्या, रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, कितने नंबर पर इसे डिस्कवर किया गया, तो इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी।
यानी कि ई कोलाई के अंदर ये पहला एंजाइम था जो कि आपका डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम में आपके ये चीजें यूज होती है। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट आइसोलेटेड, ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है। फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? तो फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज योर हिंद 2। ठीक है, हिंद 2 जो है दैट इज, ये H जो है वो हीमोफिलस है। आई हिंद जो है ये आपका रिप्रेजेंट किया गया है, सॉरी IN रिप्रेजेंट करा गया है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीसीज है। D यहाँ पर स्ट्रेन है, D स्ट्रेन है, और 2 जो है वो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी सेकेंड नंबर पर हुई है, यानी हीमोफिलस में ये सेकेंड नंबर पर डिस्कवर हुआ है, बट ये आपका आइसोलेट पहले किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट कर ही देती हूँ। ये H जो है दैट इज हीमोफिलस, IN इन्फ्लुएंसिस, D जो है इट्स स्ट्रेन, और ये अगेन डिस्कवरी आपका सेकेंड नंबर पर है, बट आइसोलेट ये फर्स्ट नंबर पर किया गया है। ओके, सो यहाँ पर आपका एंजाइम जो है, अभी आपका सेकेंड एंजाइम ही हमने डिस्कस किया है। So we will take few more enzymes which are used in genetic engineering in the next upcoming video. Okay, thank you.